हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कृष्णा कापुरे। आप सब देख रहे हैं कॉमर्स दुनिया। जी हाँ, आज हम अपने चैनल में स्टार्ट करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 1 मार्क्स के इसके ऑब्जेक्टिव आते हैं। और कैश फ्लो से स्टूडेंट क्यों डरते हैं? क्योंकि ये बहुत ही लेंथी होता है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है जिसको हम सॉल्व करते हैं और हमारा आखिरी में जाके आंसर कभी नहीं आ पाता। तो आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम कि इसको किस तरीके से करना चाहिए हमें, ताकि हमारा सारा काम आसान हो जाए। तो आइए देखते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम जानना शुरू करते हैं। कैश कैश का मतलब क्या है? आप सब लोगों को पता है, आपके दिमाग में कैश का मतलब चलता है रुपए, पैसे, नोट, सिक्के एक्सेट्रा। फ्लो का मतलब बहना। स्टेटमेंट मतलब किसी भी एक साल के बीच में आप कोई एक स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, उसे आप स्टेटमेंट कहते हो। तो इस तरीके से क्या हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन कैश फ्लो में क्या है, एक वर्ड और जुड़ गया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या हो गया? जो कैश आपको पता था वो एज इट इज कैश तो है ही, लेकिन कैश इक्विवेलेंट क्या है? ये होता है मार्केट सिक्योरिटी, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म करंट इन्वेस्टमेंट, जो 3 महीने के अंदर लिक्विड फॉर्म में या कैश फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसे भी हम कैश कहते हैं। जी हाँ, इस तरीके से ये कैश इक्विवेलेंट हो गया। कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती क्यों है? कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बनाती है ताकि कंपनी को पता चले कि एक साल के बीच में कितना कैश उनकी कंपनी में आया है और कितना कैश उनकी कंपनी से गया है। दिस इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, मीनिंग देखते हैं हम। मीनिंग क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट शो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब एक साल के बीच में कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग। मतलब कंपनी के इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के थ्रू और फाइनेंशियल एक्टिविटी के थ्रू कितना कैश आ रहा है और जा रहा है पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड पे। और क्या बताता है ये आपको? इट ट्रैक द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इनटू एंड आउट ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग पीरियड। मतलब पर्टिकुलर पीरियड में, ये याद रखिएगा, पर्टिकुलर एक फाइनेंशियल पीरियड के अंदर आपको एक स्टेटमेंट बनाना रहता है कि कितना कैश आया है, कितना कैश गया है। ओके स्टूडेंट, कैश फ्लो जो है वो आपके 3 स्टेप से गुजरता है। तो देखते हैं हम। कैश फ्लो जो है आपका सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी से गुजरता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से गुजरता है और फाइनेंशियल एक्टिविटी से गुजरता है। जिसमें कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी टफ है क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी है। देखते हैं हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर प्राइमरी फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू। ये किससे होता है? प्रिंसिपल रेवेन्यू से होता है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी से होता है। इसका मतलब कंपनी को चलाने के लिए, यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कंपनी को ऑपरेट कर रही है, कंपनी को चला रही है, तो कंपनी को चलाते समय जो उसका ऑपरेशन से, ऑपरेटिंग से जो उसको प्रॉफिट होता है, उससे हमारे पास कितना कैश आ रहा है, ऑपरेटिंग में कितना कैश जा रहा है, इसको हम किसके अंदर देखते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर देखते हैं इसको हम। तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बनाने के लिए ही आपको 4 स्टेप से गुजरना रहता है। तो देखते हैं हम ये सारी चीज़ें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी किस तरीके से बनेगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के लिए आपको 4 स्टेप से गुजरना रहता है। सबसे पहले है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो ये क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एक्चुअल में कैश फ्लो जब आप बना रहे होते हो तब आपके पास ऑलरेडी बैलेंस शीट बन चुकी होती है। बैलेंस शीट मतलब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, मतलब बैलेंस शीट बना ली है आपने जब ये सारी चीजें बना ली है, उसके बाद आप अपना स्टेटमेंट तैयार करते हो कैश फ्लो का। तो आपको कौन सा प्रॉफिट चाहिए रहता है? आपको हमेशा याद रखना है, आफ्टर प्रॉफिट दिया रहता है, आपको बिफोर प्रॉफिट चाहिए रहता है। तो बिफोर प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप रहता है। देन आफ्टर गो टू द नेक्स्ट स्टेप, कैलकुलेशन, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मतलब आपको अब वर्किंग कैपिटल के चेंजेस होने से पहले का प्रॉफिट चाहिए रहता है, जिसको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हो। देन नेक्स्ट थर्ड स्टेप, कैलकुलेट कैश
कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश कैसे जनरेट होती है, तो ये देखेंगे हम। और लास्ट बचता है आपका कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इस तरीके की 4 स्टेप है, वो 4 स्टेप में से बहुत इजी तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे भी। सबसे पहला स्टेप है, आपके सामने ये फॉर्मेट दिख रहा है, थोड़ा सा स्टूडेंट इसको गौर कीजिएगा। ये फॉर्मेट एक्चुअल में कैश फ्लो का आप जब फॉर्मेट देखोगे तो आपको बहुत बड़ा दिखेगा कि यार इतना इतना सारा कैसे याद करें, इसलिए स्टेप बाय स्टेप डे 1 से थोड़ा थोड़ा करके आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें ईजी लगेंगी। तो सबसे पहले क्या होता है, कैश फ्लो मैंने बताया आपको आफ्टर से बिफोर पे जाना है, तो आपको आफ्टर प्रॉफिट चाहिए। आफ्टर मतलब क्लोजिंग। तो देखिए, जो सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है क्लोजिंग प्रॉफिट, वो मतलब हमने इस साल के एंड का प्रॉफिट हमारे पास ये है। ओपनिंग प्रॉफिट मतलब लास्ट ईयर के एंड का प्रॉफिट वो है, तो बीच का जो डिफरेंट आएगा वो आ जाएगा प्रॉफिट फ्रॉम दिस ईयर, ये वाला प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, इंटरम डिविडेंड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिट। अब आप बोलोगे कि इसको ऐड क्यों करना है, यहाँ पर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आ गई कि इसको ऐड क्यों करना है। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं हम जनरल रिजर्व या किसी प्रकार का रिजर्व। आप क्या करते हैं जनरल रिजर्व को, आप जनरल रिजर्व को अपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कर देते हो, उसको माइनस कर देते हो, एक प्रकार का एक एक्सपेंसेस दिखा के उसको माइनस कर देते हो। हम अभी क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे हैं। कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में होता क्या है कि हमें बस इतना बताना है कंपनी में कितना पैसा आया है, कंपनी से कितना पैसा गया है। अब आप मुझे बताइए, जनरल रिजर्व के लिए आप कंपनी के लिए पैसा जब आप रख रहे हो तो कहीं बाहर जाता है क्या, नहीं जाता। लेकिन आप प्रॉफिट एंड लॉस में 2 साइड लिख के उसको क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो। तो वो माइनस हो गया है, तो उसे नलीफाई करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, करेक्ट लाने के लिए आपको इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सेम थिंग ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स इसमें आता है मेड, ना कि पेड। इसमें क्या आता है, मेड। मेड मतलब कंपनी हर साल अपने टैक्स पे करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट को क्या करती है, बचा के रखती है, सेव करके रखती है कि हमें टैक्स देने में बेनिफिट हो, हमारे कंपनी के ऊपर एकदम से लोड ना आए, उसके लिए वो प्रोविजन करके रखती है टैक्स का। अब मान लीजिए कंपनी ने प्रोविजन करके रखा है टैक्स का, तो पैसा गया है क्या, नहीं, वो पैसा गया नहीं, वो कंपनी के पास है। आपने वहां तो प्रोविजन फॉर टैक्स करके माइनस कर दिया है, लेकिन कंपनी किसी के पास ही है पैसा, इसलिए उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। सेम थिंग प्रपोज डिविडेंड, हाँ ये कह सकते हो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का माइनस होता है, तो आपने वहां पे भी माइनस कर दिया, फिर यहाँ क्यों ऐड कर रहे हो, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से चलता है। इसको बनाने का एक स्टैंडर्ड है, पहले ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल। तो बता दूं मैं आपको, प्रपोज डिविडेंड फाइनेंशियल का पार्ट है, इसलिए वहां पे माइनस होना चाहिए, और आपने पहले उसको कहाँ माइनस कर दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस कर दिया है, इसलिए इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। देन आफ्टर इंटरम डिविडेंड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डेबिट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, इससे आपकी कंपनी को नुकसान हो गया, कुछ माल का नुकसान हो गया है, तो ऐसे जो भी लॉसेज हैं आपने प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस कर दिया है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। आखिरी में क्या आ जाता है, जो हमको लेस करना है, टैक्स रिफंड लेस करना है हमें, यदि जनरल रिजर्व आपका डिक्रीज हो रहा है तो उस अमाउंट से लेस करना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से आपको फायदा हो गया है, इंश्योरेंस क्लेम ज्यादा मिल गया है तो आपको फायदा हो गया है, तो वो आपको ऐड करना है। इतनी चीजें हमें इस फॉर्मेट में ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान एक शॉर्टकट ट्रिक है आफ्टर प्रॉफिट से बिफोर प्रॉफिट पे जाने के लिए, जिसका मैंने नाम दिया है यहाँ पे ट्रिप। मतलब ट्रिप के थ्रू आप जा सकते हो, मतलब ट्रिप कहाँ की है आपकी, आफ्टर प्रॉफिट से ट्रिप शुरू हो रही है बिफोर प्रॉफिट पे। तो आइए देखते हैं हम, TRI पे, T फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स, R फॉर जनरल रिजर्व, I फॉर इंटरम डिविडेंड, P फॉर प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का। और ये दो चीज़ याद रखिएगा, यदि क्वेश्चन में होता है तो टैक्स रिफंड ऐड करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिट साइड का आपको ऐड करना है, ये ध्यान रखिएगा।
ओके, अब हम आते हैं, पढ़ते हैं सेकेंड स्टेप के लिए, कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मतलब वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले प्रॉफिट। तो आइए सेम इसमें भी ऐसे ही होगा। अब आपको क्या करना है, इसमें आप देखिए डेप्रिसिएशन ऐड कर रहे हो, गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क, एम्orटाइजेशन ऐड कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर एंड डिवेंचर, ये सब ऐड कर रहे हो। लेस क्या कर रहे हो, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट इनकम, ये आप माइनस कर रहे हो। अब हम सोचते हैं कि ये हमने ऐसा क्यों किया, तो आइए एक एक चीज़ पे हम गौर करते हैं। सबसे पहले आपका दिया है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आप क्या मानते हो, बिजनेस का एक प्रकार का एक्सपेंडिचर है जो कि बहुत ज़रूरी है। कंपनी की फिक्स एसेट्स को क्या करते हैं हम, यदि हमें फ्यूचर में परचेज करना, एस्टैब्लिश करना है और फिर से खरीदना हो, तो उसके लिए हम पैसे को इकट्ठा करते हुए चलते हैं और उस फंडिंग को हम डेप्रिसिएशन नाम कर देते हैं। तो क्या ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट कंपनी के बाहर गया है क्या? नहीं, ये कंपनी के अंदर ही है। तो ये कैश, और आप माइनस कर देते हो प्रॉफिट एंड लॉस में टू डेप्रिसिएशन, कि भैया एक्सपेंसेस हो गया, खर्चा हो गया। खर्चा हो गया, पैसा तो गया नहीं ना, पैसा तो कंपनी के अंदर ही है। जब पैसा कंपनी के अंदर ही है तो आपने वापस को माइनस कर दिया है, तो आपको सही फाइंड आउट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। सेम यही रूल किस पे लग जाता है, गुडविल पे लग जाता है। अब आता है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। चलिए इस पे बता दो, ये बिल्कुल सही है, इसमें पैसा बाहर तो जाता है, मतलब आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए पैसा देना तो है, बाहर तो जाता है, तो फिर ये क्यों ऐड कर दिया? क्योंकि ये जो आइटम है कहाँ माइनस होना चाहिए, ये होना चाहिए फाइनेंशियल एक्टिविटी में माइनस। यदि आप दो जगह माइनस कर दोगे तो सही कैसे आएगा? आपने प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस तो कर दिया है, लेकिन अब आपको फाइनेंशियल एक्टिविटी में माइनस करना है, तो दो जगह तो माइनस नहीं कर सकते, इसीलिए इसको आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो। सेम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर एंड डिवेंचर, इसको, और लॉस को आप इसमें क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि लॉस ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स जो पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट होता है, वो फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट होता है, तो ये वहां जाके सॉल्व होगा, इसलिए लॉस को आपको यहाँ ऐड करना पड़ता है, प्रॉफिट को आपको यहाँ पर माइनस करना पड़ता है। कैलकुलेशन कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो हम क्या कर रहे हैं, कैश जनरेट कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो कैश जनरेट कैसे करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, देखेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सबसे पहले ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। हो सके तो स्टूडेंट इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, और मैं अब आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों करते हैं हम। चलिए सबसे पहला स्टेप, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। यदि करंट एसेट डिक्रीज कर रहे हैं तो हम ऐड क्यों कर रहे हैं, तो आइए गौर से सुनिएगा, जरा समझिएगा। फॉर एग्जांपल हम किसी भी एक करंट एसेट्स को ले लेते हैं, हम ले लेते हैं डेटर्स को। तो डेटर्स का मतलब क्या होता है, जिनसे हमें पैसा लेना हो, जिनसे हमें कैश लेना हो, वो हमारे डेटर्स हैं। तो हम डेटर्स के डिक्रीज होने पे ऐड क्यों कर रहे हैं, तो आइए एक अच्छे एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। किसी डेटर से हमें लास्ट ईयर 10,000 रुपये लेने थे, ठीक है, तो लास्ट ईयर डेटर्स कितने हो गए हमारे पास 10,000, और वो डेटर्स इस साल हमारे हो गए हैं कितने 5,000। वो डेटर्स इस साल हमारे कितने हो गए हैं 5,000, मतलब डेटर डिक्रीज हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, उस डेटर्स ने जिसे हमें 10,000 रुपये लेने थे, अब हम बता रहे हैं साल के एंड में उससे अब 5,000 रुपये लेने हैं। इसका मतलब 5,000 रुपये हमने उससे पैसे ले लिए हैं, कैश आ चुकी है, इसलिए ऐड हो गया है वो। इसका जस्ट अपोजिट करते हैं हम इंक्रीज होने पे। लास्ट ईयर हमने उस डेटर से कितने लेने थे 10,000, इस साल कितने लेने हैं उससे 15,000। इसका मतलब उसने उल्टा हमसे कुछ लिया होगा, या तो कैश ही ले लिया होगा, कैश ही मान लीजिए, उसने हमसे उल्टा पैसा या कुछ भी लिया होगा, तो डेटर्स हमारे क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज हो गए। तो इंक्रीज होने पे करंट एसेट्स माइनस हो जाती है और डिक्रीज होने पर प्लस हो जाती है। इसी तरीके से हम लायबिलिटीज का ले लेते हैं, लायबिलिटीज इंक्रीज होने पे प्लस होती है, डिक्रीज होने पे माइनस होती है। तो ऐसा क्यों, एग्जांपल देखते हैं हम। यदि लास्ट के हमारे क्रेडिटर थे जिनको हमें पैसा देना हो, पे करना हो करंट लायबिलिटीज, तो हमें 10,000 पे करना था, और इस साल हमें कितना पे करना है, इस साल हमें पे करना है मान लीजिए 15,000,
मतलब पिछले साल हमने 10,000 पे करना था, इस साल हमें 15,000 पे करना है। इसके अंदर हमने 5,000 की कोई चीज़ें उनसे और ले ली होंगी। तो जब हमने उनसे और ले ली हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जस्ट इसका अपोजिट, डिक्रीज होने पे। पहले हमारे पास 10,000 के क्रेडिटर थे, इस साल हमारे पास सिर्फ 5,000 के क्रेडिटर हुए हैं। मतलब पहले हमें 5,000 रुपये उनको देने, 10,000 रुपये देने थे, अब हमको सिर्फ 5,000 रुपये देने। मतलब जो डिफरेंट है 5,000 का, वो हम पे कर चुके होंगे, कैश चला गया है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये समझ में आया। अब लास्ट स्टेप बचता है, कैलकुलेट कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। यदि मान लीजिए आपका कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम रहता है तो उसको आपको यहाँ एडजस्ट करना है और आपको इनकम टैक्स यहाँ पे पेड माइनस करना है। पेड, मेड वहाँ पे प्लस होता है, पेड यहाँ पे माइनस होता है। अब आप बोलोगे सर ये मेड और पेड क्या है, चलिए आइए मैं आपको इसके अकाउंट्स दिखाता हूँ, मेड और पेड के अकाउंट्स कैसे होते हैं। ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। तो सबसे पहले आपको क्या रहता है, गिवन, ये गिवन दिया रहता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस गिवन दिया रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस गिवन दिया रहेगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये गिवन दिया रहेगा। फिर अब क्वेश्चन में एक चीज और कोई गिवन दी रहेगी, या तो टैक्स पेड गिवन दिया रहेगा या तो मेड गिवन दिया रहेगा। मेड गिवन दिया रहेगा तो क्रेडिट साइड, और यदि पेड गिवन दिया रहा तो आपका डेबिट साइड। इस तरीके से फाइंड आउट होता है। पेड वाला आखिरी में जाके माइनस होता है और ये सबसे पहले ट्रिप में जो है आपका मेड प्लस हो जाता है। अब आता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें भी सबसे पहले आपको क्या गिवन दिया रहता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस गिवन दिया रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन का गिवन दिया रहेगा। अब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, जो पर्टिकुलर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है मशीन का, वो यहाँ आएगा। जो मशीन आप बेच रहे हो यदि उसका डेप है तो वो यहाँ आएगा। ठीक है, एसेट्स अकाउंट ध्यान से देखेंगे हम एसेट्स अकाउंट को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस यहाँ दिया रहेगा गिवन, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे दिया रहेगा गिवन। अब इसके बाद सब चीजें डिपेंड करती है इंफॉर्मेशन पे। सबसे पहले इंफॉर्मेशन यदि सपोज ये दिया रहेगा कि हमने कोई मशीन को बेची है, सोल्ड की है, तो यहाँ लिख दीजिएगा। इसका डेप्रिसिएशन आप ऊपर वाली मशीन डेप जो अकाउंट बनाया था वहां से लेकर आएंगे कि हमने जो मशीन बेची उसका टोटल डेप कितना है। अब आप देख लीजिएगा आपको मशीन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, वो यहाँ यदि प्रॉफिट हुआ तो इधर, लॉस हुआ तो इधर। या अपन इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। और यदि बैलेंसिंग फिगर इधर आता है तो इसका मतलब आपने नई मशीन परचेज की है। ये है आपका टोटल एसेट्स अकाउंट्स। इतना जो है आप इसको रिवाइज करके रखिए। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। इसको इतना रिवाइज करके रखिएगा। और वैसे भी मैं आपको ऑपरेटिंग के अब कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, और ताकि इससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। क्वेश्चन आपको इसके नीचे दी हुई लिंक में मिल जाएगा नीचे, उससे डाउनलोड कर लीजिएगा आप, और उसके डाउनलोड के बाद अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। आप देख रहे थे कॉमर्स दुनिया।